सत श्री अकाल। तो आज का सेशन है बेटा बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। आपने पहले इस YouTube चैनल पर ऐसा सेशन नहीं देखा होगा और मैं पहली ये बात बोल देता हूं कि आज के सेशन में आज रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठे, क्योंकि ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास में मैं ऐसा डाटा लूंगा कि आप देखते रह जाओगे कि सर ने वास्तव में पढ़ाया है। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। चंद्रपाल जी आ गए, राम राम। कमलजीत कौर, सालू, पिंटू चौधरी, आकाशदीप, नवदीप सिंह, मलकीत रानी, दीपक शर्मा, तो बेटा कुलविंदर सिंह और सीजीएल वाले भी आ गए। तो बेटा सेशन को शुरू करने से पहले दो शर्तें यहाँ करनी पड़ेगी आपको। एक तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि साथ साथ में आपको नोट भी करना पड़ेगा हर एक टॉपिक। यानी लुसेंट में जितने भी टॉपिक, आपने लुसेंट बुक पढ़ा होगा और देखी भी होगी, लुसेंट बुक में जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। चाहे वो इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे किसी भी को, चाहे वो पहली महिला और चाहे पुरुष हो, मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। तो आज की क्लास से आज आप एक रूटीन बना लो कि आज प्रत्येक क्लास लगानी है आपको, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। अगर मिस कर दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा आपका। कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे। साथ साथ में रजिस्टर और पेन लेके बैठना है, साथ साथ में नोट करना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बेटा सेशन को शुरू करेंगे जल्दी से जल्दी। सारे बच्चे मिलकर सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अभी भी हमारे पास लाइव की संख्या कम है। ज्योति शर्मा गुड इवनिंग। अभी एक बच्चे पहले पूछ रहे थे, रिडमल राम कह रहे थे कि सर क्लास रेगुलर लगी क्या? क्लास रोजाना डेली लगेगी और नया टॉपिक पर डे, लुसेंट का एक टॉपिक आपको नया मिलेगा। आज मैं सभ्यता पढ़ाऊंगा, कल अगले दिन नया टॉपिक आएगा। आज टॉपिक में मैं सभ्यता को पूरा कवर करवा दूंगा। सर थोड़ा टेलीग्राम चैनल का की नाम है? अब टेलीग्राम चैनल ये लिखा हुआ है, अभी आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, सारी बातें आपको बता दूंगा। इंदर सिंह गुड इवनिंग जी। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। शेयर कर दी ना क्लास सबने? तो बेटा शेयर कर दो साथ साथ में। तिलोक सिंह गुड इवनिंग, जसकोर गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, है ना? ऐसे दिल मत, आज थोड़े थोड़े नाराज भी लग रहे हो मेरे से। क्या बात है, 2 दिन क्लास नहीं ली इसलिए, या यूं ही नाराज नाराज से लगते हो तुम? ऑफिशियल बंटी गुड इवनिंग। अभी आपको टेलीग्राम चैनल बता देंगे। तो बेटा क्लास को शेयर कर दो, मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। और पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना आज की क्लास में। आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बताना है आपको। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जो टेलीग्राम चैनल पूछ रहे थे ना, वो टेलीग्राम चैनल अपना ये है यूट्यूब टेलीग्राम पर। इस नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च करो और अपना टेलीग्राम चैनल आएगा। इसमें आपको करंट का भी डाटा मिलता है। मैं साथ में करंट के भी क्वेश्चन डालता हूं कि कौन कौन से करंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। सर जी आज फर्स्ट क्लास? हाँ बिल्कुल, आज हिस्ट्री की पहली क्लास है बेटा। आप पेन और कॉपी दोनों लेकर बैठना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहले इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। एक चीज याद रखना, सबसे पहले यानी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। एक ही बात है, चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कह दो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? या फिर आप यूं कह दो कि हड़प्पा टिल्लों की ओर सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो हड़प्पा टिल्ले की ओर, यानी आप हड़प्पा सभ्यता है तो ये हड़प्पा टिल्ला भी था प्राचीन काल में। इसकी ओर सर्वप्रथम ध्यान किसने दिया था? लेकिन देखा जरूर था, उसके माइंड में कुछ भी नहीं है। तो हड़प्पा टिल्ले की ओर सबसे पहले ध्यान देने वाला व्यक्ति का नाम था कौन? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा टिल्ले की ओर देखा था, लेकिन इसके मन में कोई किसी प्रकार का सवाल पैदा नहीं हुआ। अब हमें बात ये करनी है कि इसके काल के बारे में देखना। तो काल आपको दो याद रखना है। एक तो याद रखना है कार्बन C14 पद्धति। ये पद्धति क्या काम करती है? ये पद्धति पुरानी वस्तुओं की एज ज्ञात करने में काम आती है। जैसे मान लो भारत में कोई भी पुरानी चीज है, उसकी एज का पता करने के लिए कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? तो कार्बन C14 पद्धति। कार्बन C14 पद्धति ये कहती है कि इस सभ्यता का काल 2350 BC से लेकर 1750 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। दोनों चीजें याद रखनी है ना। दयाराम साइनी ने खोज की थी सर 8 लोगों को। अच्छा बिल्कुल, सालू कह रही है कि सर 8 लोगों को शेयर कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो कार्बन C14 पद्धति के अकॉर्डिंग तो कितना काल है? 2350 से लेकर 1750। लेकिन एक व्यक्ति है सर जॉन मार्शल, जिसने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का
नामाकरण किया था। इन्होंने भी सिंधु सभ्यता का जो काल बताया ना, वो काल बताया 3250 बीसी से लेकर 2350 बीसी। मैं वही बात बताऊंगा जो पेपर में आने वाली बात है। बाकी अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने कितना बताया, तो 3250 से 2350। अब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल वही होगा जो ऑथेंटिक गाइडों में दिया होगा। तो ऑथेंटिक गाइडों में एनसीईआरटी की बुक आती है, इसमें इन्होंने सिंधु सभ्यता का काल बताया कितना, 2500 बीसी से लेकर और 1750 बीसी तक। इसका मतलब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, ये वाला काल है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। क्योंकि हम लोग अगर एग्जाम में कोई किसी प्रकार की रीट लगाएंगे ना, तो वो इसी है। सर इसकी पीडीएफ मिलेगी बेटा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल, ये सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना, सुरेंद्र जयपाल वाला टेलीग्राम। इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो इसका जो मान्यता प्राप्त काल होगा वो कौन सा होगा, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा बी। लेकिन आपको काल ये तीनों याद रखने हैं। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले की ओर सबसे पहले कब देखा था, 1826 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और मैं जिस पर्सन को इंपॉर्टेंट लगा दूं तो आप समझ लेना कि ये पर्सन पेपर में पक्का छपेने वाला, पेपर में आएगा, है ना। तो हड़प्पा टीलों की ओर सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था, चार्ल्स मेसन ने देखा था। लेकिन इसके मन में ये नहीं आया कि ये टीला, इतना बड़ा टीला यहाँ कैसे आया था। सबसे पहले इसने देखा था, सबसे पहले इसने क्या किया था, तो इसने देखा था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। बी किस किसने बताया, दीपक शर्मा का बी आया है, गोरा का बी, मलकित रानी, आकाशदीप, रमनदीप, सबका बी है। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बताया उन्होंने तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं बताया वो आप याद कर लो, क्योंकि काल पेपर में कई बार ऐसा प्रश्न आया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। अब देखो मिस्र की सभ्यता ना, ये मिस्र की सभ्यता कौन से देश में है, तो मिस्र की सभ्यता मिस्र देश में कौन सी नदी के किनारे है, तो नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। एक चीज आप ऐसे याद करो कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं हुई है, सिविलाइजेशन है, वो सारी की सारी नदियों के किनारे विकसित हुई है। सारी की सारी, आप कोई सी भी सभ्यता देख लो, सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित है, क्योंकि लोग नदियों के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ पड़ती है, मिस्र में, नील नदी के किनारे। दूसरी कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता को क्या कहते हैं, तो सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सुमेरियन लोगों ने बसाया था। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दो देशों के बीच में, इराक और ईरान के बीच में, इराक प्लस ईरान, दो देशों के बीच में बसी है। दो नदियों के किनारे, एक नदी का नाम है दजला और एक नदी का नाम है फरात। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित है, दजला व फरात नदियों के संगम पर। दजला नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो दजला नदी को वर्तमान में यूफ्रेटिस नदी कहा जाता है। फरात नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो फरात नदी को वर्तमान में टिग्रिस नदी कहा जाता है। तो ये इनके वर्तमान नाम भी थोड़े से याद रख लेना। तीसरी सभ्यता कौन सी है, तीसरी सभ्यता है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता चीन में ही है, और चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, हांग हो नदी के किनारे है। और हांग हो नदी को क्या कहा जाता है, पीली नदी, यानी कि येलो रिवर कहा जाता है। चीन की सभ्यता चीन में है, हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई है। हांग हो नदी को पीली नदी कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि अपने वाली जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये किसके समकालीन नहीं है, तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं है। ग्रीक सभ्यता कहाँ है, तो ग्रीक सभ्यता यूरोप महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में, ग्रीक सभ्यता यूरोप महाद्वीप में। ये यूनानी लोगों ने बसाई थी, इसलिए इसे यूनानी सभ्यता कहा जाता है, यानी कि यूनानी सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये अपने वाली जो सभ्यता है ना, वो ग्रीक लोगों यानी ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये इससे पहले के। तो बेटा ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा ना, जो चीज आप पहली बार देख रहे हो वो आपसे नोट करना, क्योंकि ये चीजें आपका बहुत बड़ा चेंज कर देगी। तो ग्रीक सिविलाइजेशन हमारे वाली सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका डी होगा। बाकी सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही है, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया को, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो। दीपक शर्मा का डी आया है, अच्छा, बाकी का सबका गलत आया। चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई करो, लेकिन सेशन को शेयर कर दो और साथ साथ में चीजों को नोट करते रहो, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी इसका विस्तार बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार।
इसका एरिया कितना है सिंधु घाटी सभ्यता का। चलो विस्तार की बात करते हैं। विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार करने वाला व्यक्ति था एस.आर. राव। एस.आर. राव ने विस्तार किया था। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता की आकृति ट्रिंगल है, यानी कि त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का एरिया कितना है? तो एरिया बताना है आपको 12,96,613 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी राउंड फिगर आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर मान लो। ये तो है वर्तमान में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले इसका एरिया था वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब विस्तार की बात कर लें तो विस्तार में ये देखो, ये कौन सी साइड है? तो ये नॉर्थ साइड है। ये कौन सी है? साउथ साइड है। ये कौन सी है? ईस्ट है। और ये कौन सी है? वेस्ट है। सिंधु सभ्यता का उत्तरतम किनारा है वो है मांडा, और मांडा कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, ये उत्तरी किनारा है, यानी नॉर्थ किनारा है वो उत्तरी किनारा है। ये पेपर में बहुत छपने वाली चीजें होगी। ठीक है, अगला साउथ में कौन सा है? तो साउथ में है दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी किनारा कौन सा है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो परवरा नदी के किनारे हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी किनारा कौन सा है? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का पूर्वी किनारा कहाँ पड़ता है? मेरठ। और मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी में। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी किनारा कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी किनारा है सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर कहाँ पड़ता है? तो सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में पड़ता है, और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है। यह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। ये क्या है? सिंधु सभ्यता का विस्तार है कि कितने, अभी मैंने देश नहीं बताए, अब मैं देश और बता दूं। जसविंदर जसी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो अभी तक, हाँ बच्चों, आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, साथ में लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो कि दिल खुश हो जाए। अब थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में। 3 देश कौन कौन से हैं? एक है भारत में, एक है पाकिस्तान में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु सभ्यता का विस्तार इन 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2 ही क्षेत्र है, एक का नाम क्या है? एक का नाम सूरतगोई है, सूरतगोई, और दूसरे का नाम है मुंडीगाक। सूरतगोई और मुंडीगाक 2 ही क्षेत्र है, वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। बाकी भारत में, भारत के कितने स्टेट में फैली हुई है? तो भारत के कई स्टेट में। नंबर 1 मैं कह दूं पंजाब, नंबर दूसरा कह दूं मैं हरियाणा, नंबर तीसरा कह दूं मैं राजस्थान, और राजस्थान के अलावा मैं कह दूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा मैं कह दूं गुजरात, और गुजरात के अलावा मैं कह दूं जम्मू कश्मीर। इन क्षेत्रों में भारत में कौन सी सभ्यता फैली है? सिंधु घाटी सभ्यता फैली है। अब आप एक चीज और याद करो साथ साथ में, पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल है? तो 3 बताने हैं। हरियाणा में कितने स्थल है? तो 6 स्थल हरियाणा में। राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 1 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 3 है, और जम्मू कश्मीर में 1 है। बाकी सारे क्षेत्र है वो गुजरात में। इसका मतलब भारत में सर्वाधिक स्थल कौन से स्टेट में? सिंधु घाटी सभ्यता के, तो गुजरात में है। भारत में सबसे ज्यादा स्थल कौन से स्टेट में? तो गुजरात में है। अब इसका आंसर बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है। साथ में चलो मैं 2-3 बातें आपको और ही बता देता हूं। पंजाब वाले बच्चे कमेंट करके बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं। पंजाब में 2-3 स्थलों के नाम याद रखना। एक तो है रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, एक है बाडा, और एक है संगोल। ये 3 क्षेत्र कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब में, रोपड़, बाडा और संगोल। राजस्थान में एक ही है, राजस्थान में एक में कौन सा है? तो कालीबंगा। राजस्थान में एक ही है, कौन सा? कालीबंगा। हरियाणा में 6 स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, बाडा, संगोल और रोपड़। ये तो तीनों कहाँ है? पंजाब में। राजस्थान में एक ही है, कौन सा? कालीबंगा। और उत्तर प्रदेश में 3 है। उत्तर प्रदेश वाले मैं इधर नाम लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक है आलमगीरपुर, है ना, हिंडन नदी के किनारे, एक है हुलास, और एक है बड़ा गांव। ये तीनों के तीनों स्थल कहाँ है? यूपी में है। ये 3 स्थल यूपी में। अगर हरियाणा वाले की बात करूं तो हरियाणा में एक है बनवाली,
बनवाली भी कहाँ है? हरियाणा में। एक है हिसार, एक है दौलतपुर, दौलतपुर, एक है मिताथल, मिताथल, यानी बनवाली हो गया, हिसार हो गया, दौलतपुर हो गया, मिताथल हो गया और कुणाल हो गया, राखी गड्डी हो गया। ये सारे के सारे स्थल कहाँ है? तो हरियाणा में है, सिंधु घाटी सभ्यता के। कुणाल और राखी गड्डी ये सारे के सारे स्थल कौन से हैं? तो ये सारे के सारे स्थल हरियाणा में। ऊपर वाले 3 तो कौन से स्टेट में हैं? ऊपर वाले 3 ये यूपी में है। नीचे वाले 6 सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्टेट में है? हरियाणा में है ना। पंजाब में कितने हैं? 3 का। राजस्थान में कितने हैं? 1 कालीबंगा में। जम्मू कश्मीर में एक है, वो मांडा है ही। और सबसे ज्यादा स्थल कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा गुजरात में है। अब इस प्रश्न का आ जाओ आंसर देखते हैं क्या है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब में है, मान लिया बात सही है, लेकिन दिल्ली में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा, राजस्थान में है, बिहार में नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। गुजरात में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल में नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, सिंध और बलूचिस्तान ये दोनों पाकिस्तान में। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। डी किसी ने बताया है क्या? डी अभी तक किसी ने नहीं बताया। इधर क्या चल रहा है? लोथल हड़प्पा, रे लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान में है। जम्मू कश्मीर में एक ही है, मांडा। डी राइट आंसर है। बेटा सेशन को शेयर करो, लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो। कपिला क्या बताया? कपिला ने डी बताया, तो ये भारत के इतने में। अब अगर ये चीज आप लिखनी चाहो तो ये चीज बड़ी काम वाली चीज है, आप लिख लेना, नोट करते रहना। अगला प्रश्न देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? अब आपको घोड़े के अवशेष बताना है कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। जल्दी से बता दो कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। चलो एक एक बात करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ कालीबंगा के बारे में, है ना। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो मैंने अभी बताया कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है ना। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष। ये खोजकर्ता के नाम याद रखना और नदियों के नाम याद रखना कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे हैं, ये पेपर में पूछ लेता है। मांडा मैंने अभी बता दिया, मांडा सभ्यता कहाँ है? तो यहाँ लिख देता हूँ, मांडा सभ्यता जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। मांडा सभ्यता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे है। ये सिंधु सभ्यता का उत्तरी किनारा है, मतलब नॉर्थ किनारा है, तो ये भी याद रखना। अब 2 बच गई हमारे पास, कौन सी? बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता मैंने कहाँ बताई थी? अभी बताई थी कि बनवाली सभ्यता कहाँ है? हरियाणा में है। बनवाली सभ्यता कहाँ है? हरियाणा में है। बनवाली सभ्यता हरियाणा में, राजस्थान में, हरियाणा में बनवाली सभ्यता, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो बनवाली सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की? 1973 में RS विस्ट नाम का व्यक्ति था, उसने इसकी खोज की थी। और बनवाली सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो बनवाली सभ्यता को कहा जाता है इस समृद्धों का शहर, मतलब यहाँ धनी लोग रहा करते थे, इसलिए जहां धनी लोग ज्यादा रहेंगे उसे कहेंगे समृद्धों का शहर। अब इसका आंसर बताना है, सुरकोटड़ा सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज किसने की? 1960 में जगपति जोशी। सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज किसने की? 1960 में जगपति जोशी ने इस सभ्यता की खोज की थी। सुरकोटड़ा सभ्यता की गुजरात में पड़ती है। अच्छा, यहाँ से क्या मिला? घोड़े के अवशेष मिले हैं। एक तो ये याद रखना, 4 कलश समाधान कब्र मिली है। 4 कलश समाधान कब्र। 4 कलश समाधान कब्र का मतलब क्या हुआ कि एक कब्र में व्यक्ति को तो दफनाया गया ही है, साथ में उस व्यक्ति की कब्र में 4 कलश रखे गए। ऐसा पहली बार यही मिला है। जगपति जोशी ने खोज की थी 1960 में। और क्या मिला है? और मिला है यहाँ तराजू का पलड़ा। तराजू समझते हो क्या होता है? तराजू होता है नाप तोल वाला वस्तु, उसे कहते हैं तराजू का पलड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ मिली है? तो ये सारी चीजें मिली है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से? सुरकोटड़ा सभ्यता से। और सुरकोटड़ा किसका है? पिंटू चौधरी का सही है, दीपक शर्मा का सही है। बाकी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया अभी बाकी ने? क्या कारण है बाकी ने आंसर क्यों नहीं दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए।
सुरकोटड़ा सभ्यता से घोड़े की अस्थियां मिली है। और ये प्रश्न बार बार पेपर में आए, इस पर इंपोर्टेंट लगा दो क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया है। सुरकोटड़ा वाला 1960 जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा बताओ कौन से प्रदेश में? अभी मैंने बता दिया था। कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता में दो नाम याद रखना, एक तो बीबी लाल और एक बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर ने इन दोनों का कालीबंगा सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था, यानी उत्खनन करता थे ये, उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता में क्या क्या मिला है तो आपको याद क्या रखना है? विश्व में पहली बार भूकंप, विश्व में पहली बार भूकंप कौन सी सभ्यता में आया था? तो कहा जाता है कि विश्व में पहली बार भूकंप कालीबंगा सभ्यता में आया था। यहाँ के मकानों में दरार पड़ी हुई मिली है, इसका मतलब विश्व में पहली बार भूकंप कहाँ है? कालीबंगा सभ्यता में। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, शल्य चिकित्सा का प्रमाण। शल्य चिकित्सा का प्रमाण का मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले डॉक्टरी का नॉलेज था। यहाँ एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है। दीपक शर्मा राजस्थान में है, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में। शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहीं से मिला है। और क्या मिला है? और मिला है अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र भी कालीबंगा से मिली है। और क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ मिला है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिला है। कालीबंगा सभ्यता के घरों के जो फर्श बने हुए थे वो अलंकृत फर्श थे, मतलब कि ईंटों से सजे हुए फर्श थे। और कालीबंगा से क्या मिला है? मिश्रित फसल के अवशेष, मिश्रित फसल यानी एक फसल के साथ दो फसल। कौन कौन सी? गेहूं प्लस जौ। कालीबंगा के लोग गेहूं और जौ दोनों की एक साथ बिजाई करते थे। और किसके अवशेष मिले हैं? जूते हुए खेत के अवशेष, जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जूते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से मिला है। ये सारा का सारा कालीबंगा में मिला है। अब आप कौन कौन सी याद रख सकते हो? ये सारी बात याद रख लो, क्योंकि एक चीज और याद रखना। कहाँ लिखूं वो? लकड़ी की नाली के अवशेष विश्व में पहली बार यही मिले हैं। लकड़ी की नाली, ये पानी निकालने के लिए हुआ करती थी। लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा में मिले हैं और कहीं भी नहीं मिले हैं। लकड़ी की नाली के अवशेष। एक बात ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8, और ये टोटल 8 बातें हो गई कालीबंगा की। तो कालीबंगा राजस्थान में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर होगा। ए किसने बताया? दीपक शर्मा का ये सही है, पिंटू का सही है, आकाशदीप का सही है, कपिला का सही है, आशा का भी सही है, चौहान साहब ए सही है, नवदीप सिंह का सही है, मलकीत रानी का ये सही है, विष्णु गोयल का भी सही है, कुलविंदर सिंह का सही है, राजन का सही है, मिस मेहरा का भी सही है। चलो बहुत ही बढ़िया। जो जो बच्चों ने पढ़ रखे हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े वो ध्यान दे लो भी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपर में आया हुआ है। अगर आपको 2019 में यूनेस्को, 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया, ठीक बात है ये। तो हड़प्पा सभ्यता को आपको जानने का जो मुख्य स्रोत है ना, वो क्या है? तो मुख्य स्रोत कौन सी है? मुख्य स्रोत है मुहरें। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है तो उनकी मुहरें अर्थात मुद्राएं पढ़नी पड़ेगी, है ना, मुहरें या फिर मुद्रा। और इन मुहरों पर जो आकृति बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? वो आकृति किसकी बनी है? जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आपको आ रहा है तो। आकृति किसकी बनी हुई है ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारे यहाँ दो सभ्यता है, एक है कालीबंगा और एक है लोथल। कालीबंगा से और लोथल से तो मिली है फारस की मुद्रा। लोथल से कौन से देश की मुद्रा मिली है? फारस की। और कालीबंगा से मिली है मेसोपोटामिया की। कालीबंगा से कौन से देश की मुद्रा मिली है? मेसोपोटामिया की। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग विदेशी लोगों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे, तभी तो मुद्रा का एक्सचेंज हुआ है। ये लोग मुद्रा का व्यापार करते थे। जानी क्या कह रही है? जानी कह रही है कि सर जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो इसका क्या आंसर हो सकता है आपकी नजर से? किसकी बनी हुई थी वो मुद्रा? और आपको आकृति बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर किसकी आकृति बनी हुई थी। देखो एक चीज याद रखना,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को जानते थे लेकिन गाय से अपरिचित थे। ये याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को जानते थे, इनका बैल प्रमुख था, लेकिन ये किसको नहीं जानते थे? गाय को नहीं जानते थे। इसका मतलब इस पर जो आकृति बनी हुई है इनकी मुद्राओं पर, वो कौन सी है? एक सारंगी बैल की आकृति है, एक सारंगी बैल की आकृति बनी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर्रों पर। और ये मुहरें किसकी बनी हुई थी? तो सेलखंडी की मुहरें बनी हुई थी। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें कहाँ मिली है? सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें, ऐसी मुहरें जिन पर क्या लिखा हुआ है? अभिलेख लिखा हुआ है, तो वो तो मिलेगी कहां से? हड़प्पा से। और सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मुहरें कहां से मिली हैं, सर्वाधिक मुद्राएं कहां से मिली हैं, तो वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। ये दोनों ही कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। मोहनजोदाड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, बहुत सारे इसके नाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा सेलखंडी। सेलखंडी किसी ने बताया क्या? सैटेलाइट, वेरी गुड। इसको आप ये भी कह दो, वेरी गुड। एक सींग वाला बेल, हाँ, एक सारंगी की जगह एक सींग वाला बेल भी लिख दो। नरेश जी आज तो लेट आए हो, इतना लेट थोड़ी ना आते हैं, अच्छे बच्चे तो टाइम से आते हैं यार, आप तो एक अच्छे इंसान हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ये तो इजी सा प्रश्न आ गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, आपको ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है, या नव पाषाण काल की है, या पूरा पाषाण युग की है, या लोहा युग की है? मैं इतने में इधर आपको इसका बायोडाटा बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपसे खोज पूछ ले तो आपको बताना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। पंजाब प्रांत में ये सभ्यता मिली थी, पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, जिसे वर्तमान में साहिवाल भी कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? साहिवाल जिला कहते हैं। ये कौन सी नदी के किनारे मिली है ये सभ्यता? तो रावी नदी के बाएं किनारे पर, रावी नदी के बाएं किनारे पर ये सभ्यता मिली है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नामांकन नाम किसने दिया? तो आपको बताना है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इसका नाम दिया था हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब हुई थी? पूरे विश्व को कब बताया था कि भाई भारत में एक सभ्यता मिली है? तो घोषणा में आपको याद रखना है 1924 में एक समाचार पत्र निकलता था लंदन में। उस समाचार पत्र का नाम था लंदन वीकली समाचार पत्र। लंदन वीकली जो मैगजीन आता था उसमें विधिवत घोषणा हुई थी 1924 में। अब इसका राइट आंसर बताओ। आशा शर्मा कह रही है कि ब्रॉन्ज एज। आशा शर्मा का ये बी किसने बताया? बी थोड़ी ना होगा, बी तो होगा ही नहीं, इधर सी बता रहे हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग की है? तो कांस्य युग की है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कौन सी धातु यूज की थी? तो कांसा यूज किया था, इसलिए कांस्य युग की हो गई। ये सारी की सारी हड़प्पा सभ्यता की बात हो गई। आपको नदी भी याद रखनी कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के। 1924 में चौहान साहब का बिल्कुल सही है। लंदन वीकली नामक समाचार पत्र आता था, उसमें प्रकाशित हुई थी ये सभ्यता की हिंदुस्तान में भी एक सभ्यता मिली है। तो ये समाचार पत्र भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न तो बाद में आएगा। अभी हमारे पास एसएससी का फाउंडेशन बेंच अभी भी हम एडमिशन ले रहे हैं, और इस बेंच की मात्र फीस कितनी है? 599 रुपए है। अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो ये बेंच ले सकता है। अभी तक आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। और आपको कूपन कोड कौन सा लगाना है? AC283 वाला कूपन कोड लगाना है। चलो बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये लोग क्या काम करते थे? मुख्य व्यवसाय बताना है। ये कौन सा काम करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो क्या करते थे? व्यापार करते थे, या पशुपालन करते थे, या शिकार करते थे, या कृषि करते थे? कौन सा काम करते थे? मुख्य व्यवसाय बताना है। आप बताओ कौन सा है? ये प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा, इसका प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि मुख्य व्यवसाय क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। देखो, पशुपालन और एग्रीकल्चर
ये दोनों काम कौन से लोग, कौन सी सभ्यता के लोग करते थे? आगे जब मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तब वहां बता दूंगा कि वैदिक सभ्यता के लोग थे ना, आर्य थे, वो क्या करते थे? पशुपालन, और बाद में उन्होंने कृषि करना शुरू किया था। शिकार का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो वो लोग कौन सा व्यापार करते थे? ये लोग, उनका प्रमुख व्यवसाय था व्यापार, बिजनेस करते थे। ये लोग अच्छे वाला बिजनेस करते थे। आकाशदीप का सही है कि सर बिजनेस करते थे, वेरी गुड। तो यहाँ आप याद रखना, वैदिक सभ्यता के लोग, है ना, वैदिक सभ्यता, और एक है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ मैं समानुपात लगा देता हूं, एक है सिंधु सभ्यता। इन दोनों में आपको दो तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी सर? वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे? वैदिक सभ्यता के लोग कृषि प्लस पशुपालन करते थे। वैदिक सभ्यता के लोग कृषि प्लस पशुपालन करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? शहरी थी। वैदिक सभ्यता के लोग किससे किसको जानते थे? तो वैदिक सभ्यता के लोग गाय को जानते थे, और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसको जानते थे? बैल को जानते थे। वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़ा इनको नहीं जानता था, घोड़ा क्या चीज होता है। ये दोनों का कंपैरिजन है, आपको ये चीज याद रखनी है। दोनों का कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही इजी बन जाएगी बात, काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब बताओ, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, अभी मैंने बता दिया, ये बात तो मैंने अभी बता दी, ये बता दिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, वेरी इजी है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? शहरी थे, यानी एक शहर में लोग कैसे रहते हैं, इस प्रकार के लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिस प्रकार शहर के लोग रहते हैं, जिस प्रकार शहर के लोग रहते हैं, इस प्रकार लोग रहा करते थे। अब आपको दो चीजें और बताता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोगों की प्रजाति कितने प्रकार की थी? तो प्रजाति चार थी बेटा, याद रखना। चार प्रजाति कौन कौन सी? नंबर एक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक तो ये थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और कौन सी थी? नंबर दो, भूमध्य सागरीय। नंबर दो, भूमध्य सागरीय। नंबर तीन, एल्पाइन, एल्पाइन। और नंबर चार, मंगोलाइड। सिंधु सभ्यता में ये लोगों में ये चार प्रजातियां थी, ऑस्ट्रेप्रोटोलाइड, भूमध्य सागरीय, एल्पाइन और मंगोलाइड। लेकिन मुख्यतः पूछ ले तो आपको बताना मुख्यतः कौन सी थी? भूमध्य सागरीय। जबकि सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग किस जाति के थे? तो लोग थे वो द्रविड़ जाति के थे। ये भी पेपर में आया हुआ है, द्रविड़ जाति के थे। और ये बात किसने बताई? R.D. बनर्जी ने बताई थी कि सिंधु सभ्यता के लोग बसाने वाले द्रविड़ जाति के थे। पूरा नाम राखलदास बनर्जी था। सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग किस जाति के थे? तो द्रविड़ जाति के थे। किसने कहा था? R.D. बनर्जी ने कहा था, राखलदास बनर्जी ने। जाति कितनी थी? तो चार जातियां। भूमध्य सागरीय मेन जाति है इसकी। सिंधु सभ्यता की मेन जाति कौन सी, प्रजाति कौन सी होगी? भूमध्य सागरीय। आशा शर्मा का बी है, वेरी गुड, शहरी थे। अगला प्रश्न देखो, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये भी इजी है। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से थे या बांस से थे या पत्थर से थे या लकड़ी से थे? तो सिंधु सभ्यता के घर बताने आपको किससे थे? जल्दी से कमेंट करके बता दो। मैं इधर दो तीन बातें और बता देता हूं। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना, भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी बेटा कलकत्ता में। और कलकत्ता में कब हुई? 1861 में। इसका पहला जो अध्यक्ष बनाया गया था ना, वो A.M. कनिंघम को बनाया गया था। लेकिन बाद में इसी का 1905 में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? सर जॉन मार्शल को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। पहला अध्यक्ष इसका कनिंघम था, ये भी आपको याद रखना, ये भी पेपर में पूछा गया है। पहला अध्यक्ष इसका M. कनिंघम था। अब आप इसका आंसर बता दो, वेरी इजी क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता घर किससे बनाए गए थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? कुलविंदर सिंह का सही है, विष्णु गोयल का भी सही है ना। तो घर किससे बनाए गए थे?
ब्रिक्स यानी कि ईंटों से घर बनाए गए थे। ईंटों से घर बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ना तो कहीं पत्थर, अरे शहर में लोग रहेंगे तो पत्थर ईंट से ही घर बनाएंगे, कोई बांस से थोड़ी ना बनाएंगे या लकड़ी से बनाएंगे। शहर में लोग रहेंगे वो किससे घर बनाएंगे? ईंट से। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता होने के कारण इनके घर किससे बने हुए थे? ईंटों से। और इनके फर्श कैसे बने थे? तो अलंकृत फर्श थे, यानी सजावटी फर्श बने हुए थे। और ये विशेषता भारत में सिर्फ एक ही जगह मिली है, कहाँ? कालीबंगा में मिली है। और कालीबंगा कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, जो आपके बगल में तो है। तो ईंटों से इनके घर बने हुए थे। दीपक शर्मा का सही है, आशा शर्मा का सही है। नवदीप सिंह बी नहीं होगा, बांस नहीं होगा, सिर्फ ईंटों से बने हुए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पा के लोग सबसे ज्यादा किस वस्तु के मतलब कि ये उत्पादन करते थे? तो यहाँ दी हुई है मुद्रा, कांसे के औजार, कपास और जौ। इस पृथ्वी पर जब भी मनुष्य आया था ना, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो कांसा का प्रयोग किया था, कांसा। और मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को अपना पालतू पशु बनाया था? तो पालतू पशु बनाया था कुत्ता को। इसका मतलब कुत्ता बहुत पुराना चीज है, ये आज का नहीं है। कुत्ता काफी ज्यादा पुराना है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले औजार किसका काम में लिया, तो औजार बनाया था इन्होंने कुल्हाड़ी को, एक्स को अपना औजार बनाया था। और कौन सी बात रहेगी? हाँ, कृषि के साक्ष्य। भारत में सबसे पहले कृषि के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ वर्तमान कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान पड़ता है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न आया है। भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यानी इससे पहले भारत में कृषि का कोई अवशेष ही नहीं मिला था, जबकि लोग कृषि करते थे लेकिन अवशेष नहीं मिला था। तो मेहरगढ़ में। भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ पड़ेगा? तो कोल्डी हवा पड़ेगा इलाहाबाद, यानी वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहते हैं, यूपी में। ये भारत में सबसे पहले जो लोगों को प्राप्त हुई चीजों के अवशेष है। अब आपको बताना कि हड़प्पा कह दो और सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, बात तो एक ही है। यहाँ सबसे ज्यादा व्यापार करते थे कपास के। और कालीबंगा के लोग थे ना, वह गेहूं प्लस जौ दोनों की एक साथ बिजाई करते थे, अर्थात मिश्रित फसल की बिजाई करते थे, गेहूं और जौ। अधिकांश को तो गेहूं और जौ का वर्तमान में पता ही नहीं चलता कि गेहूं कौन सा है, जौ कौन सा है। निकालने के बाद पता चलता है कि गेहूं कौन सा है, जौ कौन सा है। कॉटन, वेरी गुड। दीपक शर्मा का सही, आशा शर्मा पहले वाले का बताया, अब वाले का तो नहीं बताया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपास होगा। ये इसके ज्यादा सर्वप्रथम। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? अब हड़प्पा सभ्यता की खोज बतानी है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी और बता देता हूँ। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था, मतलब नाम दिया था कि भाई इसको हड़प्पा सभ्यता मत कहो, सिंधु घाटी सभ्यता को। आर.डी. बनर्जी ने कौन सी सभ्यता की खोज की? तो आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो सभ्यता 1922, वर्तमान पाकिस्तान में। के.एम. कनिगम कौन था? तो भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष था। भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष कौन था? के.एम. कनिगमी था। तो 1861 में इसने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। तो बचा कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। रावी नदी के बाएं किनारे पर खोज की थी, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत। वेरी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ वाली बात ही नहीं है। अभी इन पर बात बताऊं तो मैं हजारों बात बता दूं, लेकिन मेरे पास बोर्ड छोटा है। दयाराम साहनी इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर इसका डी होगा, दयाराम साहनी। दीपक शर्मा का सही है, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहे, कहां गए सारे? आशा शर्मा का डी। दीपक शर्मा और आशा शर्मा दो ही ऐसे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चों को या तो आपने ये चीजें पढ़ी नहीं है, अगर नहीं पढ़ी है तो पहले क्या कर रहे थे? फिर आप कह रहे हो कि सर हम एसएससी की तैयारी करें। एसएससी की तैयारी बातों से थोड़ी ना होगी, बातों से कुछ नहीं होता, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर फार्म भरवाने से, घर वालों के पैसे लगाने से क्या मतलब होगा बताओ? एक दिन खेत जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि पैसे कितने दोहरे कमाए जाते हैं। मांगीलाल का डी आया है।
इनको ज्यादा गालियां निकालोगे तभी ये पढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं पढ़ने वाले। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी, कितना इजी क्वेश्चन है ये, 5वीं 6वीं वाला बच्चा बता देगा। आपको ऐसे प्रश्न बार बार बताने पड़ते हैं। चलो अगला बताओ। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा? पतन नगर का मतलब बंदरगाह। पतन नगर का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। अब आपको बताना कि बंदरगाह किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो मैं आपको कालीबंगा के बारे में सारी बात बता चुका हूं, तो यहां नहीं बताऊंगा, है ना। रोपड़, लोथल और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? तो यहां मैं नाम लिख दूं R.D. बनर्जी का। R.D. बनर्जी ने की थी। और कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं। इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। सर एक शायरी सुना देना प्लीज, शायरी सुना देना। अभी तक आपके आंसर बहुत कम आ रहे हैं, आज आप आंसर दे नहीं रहे तो मैं शायरी कैसे सुनाऊंगा बताओ। शायरी तो मेरे को बहुत आती है पर आप आंसर ही नहीं दे रहे। मेरे को तो यूं लग रहा है कि आप नाराज हो रहे हो सारे के सारे। क्या पता है राजन मेनू तो नहीं दिख, क्या नहीं दिख रहा? दिखाई क्या नहीं दे रहा आपको? दिखाई तो सब दे रहा है। एम के फैक्ट का बी आया, कमलजीत कौर का पहली बार कमेंट आया, इन्होंने भी बी बताया। अभी तक आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है। पतन नगर बताना है, बताओ पतन नगर। चलो लोथल सभ्यता, ये लोथल सभ्यता इसकी खोज किसने की थी? 1957 में S.R. राव ने की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता को इतिहास में क्या कहा जाता है? तो लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो लोथल सभ्यता को कहा जाता है। कहाँ स्थित है लोथल सभ्यता? तो भारत के कौन से स्टेट में? गुजरात में। गुजरात में एक खाड़ी है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में स्थित है ये, अरब सागर वाले क्षेत्र में। रोपड़ सभ्यता, ये रोपड़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको रोपड़ के बारे में। रोपड़ सभ्यता कहाँ है? तो रोपड़ सभ्यता भारत के कौन से स्टेट में है? पंजाब में। रोपड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो रोपड़ सभ्यता को कहा जाता है समर्दों का शहर, है ना। रोपड़ सभ्यता को समर्दों का शहर कहा जाता है भारत में। और इसको रूपनगर भी कहा जाता है। रोपड़ सभ्यता को रूपनगर कहते हैं। और रोपड़ सभ्यता पंजाब में कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे रोपड़ सभ्यता बसी हुई है। 1956, 1955 और 56 में इसकी खोज की थी किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ सभ्यता पंजाब में है, रूपनगर कहा जाता है। 1955 में इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, सतलज नदी के किनारे हैं। अब यहाँ जो बंदरगाह होगा वो कौन सा होगा? लोथल सभ्यता में बंदरगाह होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि यहाँ से डोग यार्ड के अवशेष मिले हैं। डोग यार्ड का मतलब होता है जहाज ठहरने का स्थान, ये लोथल से मिला है। 7 अग्नि वेदिकाएं भी मिली है लोथल से। गुजरात में है। एम के सर मैं तो दे रही हूँ क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल आशा शर्मा आंसर दे रही है, एम के फैक्ट भी दे रहा है, दीपक शर्मा दे रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं दे रहे। संदीप सतलज वेरी गुड, पंजाब से वेरी गुड, आशा शर्मा ते दीपक शर्मा। हाँ ये दो इंटेलिजेंट टाबरिया है, आशा शर्मा और दीपक शर्मा। क्योंकि बच्चे पढ़ने, जो बच्चा पढ़ेगा वो ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट होगा, जो पढ़ेगा वो इंटेलिजेंट होगा, जो नहीं पढ़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, घर वालों को दिखावा करे कि हम पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई। ये उम्र अब की नहीं है, ये उम्र आपकी 25 साल तक है। 25 साल से पहले पहले अगर आपने लाइफ में कुछ कर लिया तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। अगर 25 का दौर निकल गया तो उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि शादी के पश्चात 3% लोग होते हैं जो शादी के पश्चात जॉब कर लग सकते हैं, बाकी से जॉब लगना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये अभी मौका है जब तक घर वाले पढ़ा रहे हैं आपको। ये 25 साल की एज है और ये खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी। अगला प्रश्न बताओ कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग नाप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? नाप और तोल वाली बात आ गई, यानी नाप तोल की वस्तुएं भारत में कौन से स्थल से मिले? कालीबंगा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, हड़प्पा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लोथल के बारे में मैंने अभी बता दिया। अब आपको चनूदड़ो के बारे में बता देता हूँ कि चनूदड़ो क्या चीज है। चनूदड़ो सभ्यता की खोज किसने की?
तो 1931 में NG मजूमदार ने की थी। कहाँ गई चनूदड़ो, ये रही चनूदड़ो सभ्यता की खोज 1931 में NG मजूमदार, इसने चनूदड़ो सभ्यता की खोज की थी। कौन से प्रांत में है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अपने पास नहीं है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। इसे झुककर जाकर संस्कृति कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, झुककर जाकर संस्कृति कहते हैं किस सभ्यता को, तो चनूदड़ो सभ्यता को। और चनूदड़ो सभ्यता से किसके अवशेष मिले हैं, तो आपको बताने की यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष मिले हैं। और सौंदर्य प्रसाधन में क्या चीज, कॉस्मेटिक सामान मिला है, लिपस्टिक। लिपस्टिक तो जानते हो, अब जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप में से लिपस्टिक के बारे में कौन कौन जानता है। लिपस्टिक तो लगाई होगी सबने, तो थोड़ी नहीं लगाई, लड़कों ने तो नहीं लगाई पर लड़कियों ने। तो भारत में लिपस्टिक कहाँ से मिली है, सिर्फ और चनूदड़ो। ऐसे याद कर लो कि लिपस्टिक कौन लगाता है, चूहे लगाते हैं, जो चूहे प्रजाति के लोग हैं वो लिपस्टिक लगाते हैं। तो चूहे से चनूदड़ो याद कर लेना और लिपस्टिक से लिपस्टिक याद कर लेना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन मापतोल की जो चीजें है ना वो कहाँ से मिली है, तो मापतोल की चीजें लोथल से मिली है। इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं आ रहे, शायद वो लगता है कि नाराज हो गए हैं, हमारा आंसर वाला कमेंट दिखता नहीं, दूसरा दिख जाता है। राजन जी आपका दिख रहा है कमेंट, मुझे चिंता न करें। हाँ आपका कमेंट दिख रहा है, हाँ बी इसका डी राइट आंसर होगा। ये माप तोल वाली जितनी भी चीजें है ना वो सारी की सारी कहां से मिली है, लोथल से मिली है, चनूदड़ो से लिपस्टिक मिली है। ये याद रखना, पेपर में बहुत बारी पूछा गया। पेपर में लिपस्टिक नहीं पूछेगा आपसे, सौंदर्य प्रसाधन पूछेगा। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है कॉस्मेटिक सामान, जो महिलाएं पाउडर क्रीम वगैरह यूज करती हैं, इसका मतलब फेयर लवली है ना। फेयर लवली तो आपने लगाई होगी, फेयर लवली यहीं से मिली है और कहीं नहीं मिली है। सौंदर्य प्रसाधन में फेयर लवली यही मिली है, याद रह जाएगा ना। कुलविंदर डी बिल्कुल सही है। सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीजें चनूदड़ो से मिली है, लेकिन माप तोल वाली सारी चीजें कहां से मिली है, तो लोथल से मिली है। इसका राइट आंसर डी होगा। डी बता दिया ना आप सबने, डी वेरी गुड। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया, आशा शर्मा कह रही है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। कोई बात नहीं है बेटा, एक आधा क्वेश्चन, क्योंकि लोग गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, तो एक आधे क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम हॉल में पेपर देने जाएंगे ना तो 100 में से 100 हमें नहीं आएंगे, अगर 100 में से 80 आएंगे तो भी पास है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 80 आएंगे तो भी पास है हम लोग, काय की दिक्कत है। अगला बताओ, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ये प्रश्न आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, और इस पर आप लगा दो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था ना वो 4 भागों में विभक्त था। सोसाइटी कितने भागों में विभक्त थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सोसाइटी 4 भागों में विभक्त थी। और वो 4 पार्ट कौन कौन से थे, 4 भागों में विभाजित थी। तो बताना, आपको बताओ, शिकारी थे क्या, आप कहोगे सर शिकारी तो नहीं थे ये। पुजारी थे, पुजारी तब होंगे जब कोई मंदिर होगा, मंदिर भी नहीं थे। किसान थे, क्षत्रिय थे, इनमें से तो आपको बताओ। ब्राह्मण थे, नहीं थे। क्षत्रिय नहीं, वैश्य शूद्र ये भी नहीं थे। ये भी सैनिक वगैरह कहाँ थे, तो एक ही तो था। सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोग विद्वान भी थे, विद्वान के अलावा वो लोग योद्धा भी थे, योद्धा के अलावा व्यापारी भी थे, और व्यापारी के अलावा श्रमिक भी थे, यानी कि काम भी करने वाले लोग थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ये प्रश्न पढ़ा है क्या आपने पहले, ये प्रश्न आपने पढ़ा है क्या पहले। सर क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ाओ, टाइम टाइम क्या लिखा है, टाइम वाइज करवा दो। टॉपिक वाइज ही तो पढ़ा रहा हूँ। आज सिंधु घाटी सभ्यता है, आज इसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता सारी पढ़ा दूंगा, फिर कल एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। आज सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी, इसमें आपको जितना मिले वो सारा का सारा सिंधु घाटी सभ्यता में मिल जाएगा। ये प्रश्न आपने पहले नहीं पढ़ा तो इस ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 भागों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 थे। दीपक शर्मा कह रहा है कि सर मेरा पढ़ा हुआ है, वेरी गुड, आपने पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने पढ़ा है।
अगला प्रश्न बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या नाम है? चलो मैं आपको नाम बता देता हूं सारा। सिंधु घाटी सभ्यता को एक तो कहा जाता है सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पहला नाम तो ये है। दूसरा कौन सा नाम है? दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के अलावा इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। भारत में पहली नगरीय सभ्यता यही है, प्रथम नगरीय सभ्यता। और यहाँ के लोगों ने क्या यूज किया था? कांसा यूज किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है? और इसे मेहलुआ सभ्यता भी कहते हैं, मेहलुआ सभ्यता। मेहलुआ सभ्यता के अलावा इसे हरिपुरिया सभ्यता भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 7 नाम हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कोई नाम है नहीं है, चाहे आप दुनिया की कोई सी किताब पढ़ लो। चाहिए हाँ, संदीप जी कह रहे हैं कि सर आपकी क्लास की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आपको चिंता नहीं, मैं टेलीग्राम में प्ले लिस्ट का लिंक भेज दूंगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 7 नाम है। और इन 7 नाम के अलावा आपसे दुनिया की कोई सी भी गाइड पढ़ लेना, किसी भी गाइड में ये 7 नाम के अलावा कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। मैंने सारा डाटा निकाल दिया। अब देखो, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। ये मैं क्वेश्चन तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, तीसरी बार। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता। और अधिकांश जो क्षेत्र वो इसकी नदियों के में हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम खोजा गया स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। नगरीय सभ्यता का मतलब यह कि ये एक शहरी सभ्यता, शहरी थी इसलिए नगरीय कह दिया। कांस्य युगीन का मतलब यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कांसा धातु यूज की थी। मेहलुआ सभ्यता कहते थे मेसोपोटामिया के लोग। मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, ईरान और इराक में है, वो लोग इसे मेहलुआ सभ्यता कहते थे। और भारत में ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। सिंधु घाटी सभ्यता को ऋग्वेद में हरिपुरिया कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? हरिपुरिया कहते हैं। ये प्रश्न आपने आज तक भी नहीं पढ़ा होगा, हरिपुरिया वाला। सिंधु घाटी सभ्यता को ऋग्वेद में हरिपुरिया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा? तो इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सबसे पहले ये स्थल खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सर टॉपिक वाइज करवा दो, एमसीक्यू टाइप समझ नहीं आते। तो बेटा ज्योति शर्मा टॉपिक वाइज हो रहा है। आज टॉपिक कौन सा है? आज टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। कल एक नया टॉपिक होगा। आज सिंधु घाटी, आज के सेशन में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। कल फिर एक नया टॉपिक होगा। कल वाला टॉपिक बता दूंगा मैं क्लास के लास्ट में, तो आप पढ़ के आ जाना, फिर आप तैयारी देख लेना कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बात को समझ गए ना? हरजिंदर सिंह तो आज बहुत लेट आए, इतने लेट आए बेटा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हरिपुरिया ऋग्वेद में कहा जाता है। राजन जी कह रहे हैं कि सर आपके नॉलेज को प्रणाम, वेरी गुड, थैंक यू। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण नहीं करता है? ये प्रश्न आप थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा प्रश्न बड़ा जरूर है लेकिन दिमाग लगाओगे तो आंसर बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा देखो मेरे साथ, आप दिमाग लगाओ। आपका देखो दिमाग अभी आपके दिमाग का विकसित नहीं हुआ। आपका दिमाग कब तक? लगभग 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में आपके दिमाग का ज्यादा विकास होता है ना। 25 से लेकर 30 साल की उम्र में आपके दिमाग का ज्यादा विकास होगा, फिर आप चीजों को समझने लग जाओगे। अभी आपके दिमाग में समझने वाली चीज नहीं है। सर एक शायरी सुना दो, शायरी सुना देंगे। आशा शर्मा ने कहा सर आज मैथ की क्लास है। हरजिंदर सिंह जी मैथ की क्लास है और शायरी सुननी है तो शायरी सुना देता हूं मैं। इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, चेहरा खूबसूरत है ना मेरे, ठीक है, बाल बुल तो सेट ही है, चलो बढ़िया।
कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल तो सुरभी दीवाना है तुम्हारा। कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल सुरभी दीवाना है तुम्हारा। लोग तो कहते हैं कि तुम टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूं कि चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। लोग तो कहते हैं कि चांद लोग तो कहते हैं कि तुम तो टुकड़ा हो चांद का, पर मैं तो कहता हूं कि चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। इतनी ज्यादा सुंदर है वो कि चांद भी उसके उसके आगे फीका है। टाइम हो गया, बता दो टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया तो बस एक दो क्वेश्चन है, अब मैं इसको करवा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसमें नहीं थे क्योंकि महल और मंदिर नहीं थे। देवी देवताओं को पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। घोड़ों से के ये जानते ही नहीं थे घोड़े बेचारे क्या होते थे। इसका एक ही सही होगा, बस ये हो गया, ये लो, ये इसका राइट आंसर हो गया। काय की चिंता है, वेरी इजी क्वेश्चन है। अगला देखो, एक दो प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं, तो यहाँ बताने की कतई जरूरत नहीं है। दयाराम साहनी वाला मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है? इनको अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं थी। वैदिक सभ्यता थी। गाय इनके लिए पवित्र थी, नहीं थी। इनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये बात भी गलत है। तो इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। सी उत्तर होगा इसका। इसका क्या होगा? सी उत्तर। हाँ, ओनली 2 ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। गुरुजी चांद ता काला है, चांद काला नहीं है, चांद काला नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कि हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये भी आपने नहीं पढ़ा है। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी मतलब उनका समाज किस पर डिपेंड था? तो उनका समाज किस पर डिपेंड था? उचित समतावादी, या फिर दास श्रमिक आधारित, या फिर वर्ण आधारित। देखो प्राचीन काल में ये दो तो थे नहीं, वर्ण और जाति। दास भी लोग नहीं रखते थे, तो इसका एक ही मतलब हो गया उचित समतावादी। ये इनका सामाजिक था। तो आज के टॉपिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। कल की क्लास में कौन सा टॉपिक रहेगा? कल की क्लास का टॉपिक रहेगा महाजनपद काल। ये आपको कल आप पढ़ के आना, फिर मेरे से एमसीक्यू करके देख लेना कि आपकी कितनी की तैयारी है, कितनी की नहीं है। मिलेंगे कल 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।